शुक्रिया कुश ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आशीष से बात करते हैं। आशीष, वैल्यूएशन के लिहाज से अगर हम अब भी अपने आप को निफ्टी को कंपेयर करें अदर मार्केट से, तो अब भी हम इतने एक्सपेंसिव नहीं हैं। हालांकि वैल्यूएशन स्ट्रेच ज़रूर है, लेकिन प्रीमियम पे हमेशा इंडियन मार्केट्स ट्रेड करती हैं। एक व्यू ये भी बन रहा है कि शायद थोड़ी फ्रॉथ है जो प्री इलेक्शन रैली से पहले की है, और शायद जल्दी ही ये भी सेटल हो जाएगी। आप इस वक्त व्यू क्या बना रहे हैं मार्केट्स पर? हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। शुक्रिया। मेरा व्यू सिंपली ये है कि आई थिंक फॉर वी लास्ट 2-3 हफ्तों से, स्पेशली जब से इजराइल का जो मसला स्टार्ट हुआ है, जो मैंने आपके चैनल में भी कई बार शेयर किया है, कि मेरा सिंपली ये था कि मार्केट में जो रिस्क ट्रेड है वो खत्म हो रहा है, और मार्केट में किसी तरह से काफी ब्रेव फ्रंट पुट अप किया हुआ था। और मेरी एक काफी क्लियर स्ट्रैटेजी थी कि जो मिड कैप स्मॉल कैप्स हैं उनमें से इन्वेस्टर्स को जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि जब भी रिस्क ट्रेड खत्म होता है तो हमने देखा कि उस सेगमेंट में ज्यादा फॉल आती है जहाँ पे ज्यादा मूवमेंट हो और जहाँ पे ज्यादा बीटा हो। इस केस में जनरली पूरा मिड कैप और स्मॉल कैप, इसमें हाई बीटा भी था और मूवमेंट बहुत अच्छी हुई थी। वो हमने देखा अभी प्ले आउट होते हुए लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में। इंडेक्स में इतना नहीं हुआ जितना मिड एंड स्मॉल कैप में फॉल आया है। अब यहाँ से मेरी ये राय है कि ग्लोबली मार्केट्स अभी भी ये समझ के चल रही हैं कि ये जो भी इजराइल की टेंशन है या जो भी बाकी जियो पॉलिटिकल टेंशन हैं वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगी, और उसमें कहीं ना कहीं जाके एक हल निकल आएगा। इसमें आप दो तरीके से खेल सकते हैं, बट आप एक तरह से प्रीएम्प्ट भी कर सकते हैं क्योंकि फॉल आ चुका है तो यू कैन स्टार्ट बाइंग। बट दूसरा तरीका ये होगा कि आप वेट करें, और मैं विल बी इन फेवर ऑफ द सेकंड स्ट्रेटजी कि अभी मेरे मुताबिक अगर आपके पास लिक्विडिटी है और या आपने लिक्विडिटी क्रिएट की है ऊपर, थोड़ा सेल करके, या जब ये मसला शुरू हुआ था 2 ढाई हफ्ते पहले, तब से आपने कुछ लिक्विडिटी क्रिएट की हुई है, तो जल्दबाजी में अपनी लिक्विडिटी खत्म ना करें। मेरे मुताबिक मार्केट अभी वोलेटाइल रहेगा, कुछ ना कुछ टेंशन लगा रहेगा ग्लोबली भी, और यहाँ पे भी जैसे हमने ठीक बताया कि वैल्यूएशन इतनी मार्केट में इतना सस्ता नहीं है कि जहाँ पे हम बोले कि भी अब यहाँ से सब जो फ्रॉड था निकल गया है। मेरे मुताबिक थोड़ा एक्सपेंसिव मार्केट है, हालांकि इंडिया ग्रोथ स्टोरी बिल्कुल इंटैक्ट है। अगर आप 4-5 साल की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न देगा और बहुत ऊपर जाएगा। पर अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात करते हैं तो मेरे मुताबिक अभी वोलेटिलिटी और इंक्रीज होना है। अभी हमने पूरा जो असर है ग्लोबल टेंशंस का, वो अभी तक मेरे मुताबिक शुरुआत है, अभी मेरे ख्याल और भी ऐसे दिन आएंगे। और अगर आपने लंबे नजरिए से इन्वेस्ट करना है तो मेरे मुताबिक अभी भी लार्ज कैप को प्रेफर करना चाहिए। मिड एंड स्मॉल कैप में अभी भी रिस्क ज्यादा है। लार्ज कैप के जो दिग्गज स्टॉक्स हैं, यहाँ जहाँ पे आपको कन्विक्शन है लॉन्ग टर्म की, वहां पे आप जरूर बाइंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो फॉल आया है वो रिलेटिवली अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस दे रहा है कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप। तो मैं समझूंगा कि जैसे जो लार्ज कैप में जो स्टॉक्स है जिन्होंने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है या जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट डेफिनेटली नजर आ रहा है, तो वहां पे आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। आई मीन आई कैन जस्ट गिव अ फ्यू एग्जांपल्स। आई थिंक एचडीएफसी बैंक काफी देर से अंडर परफॉर्म कर रहा है, एक जोन में ऐसा आ गया है जहाँ पे हिस्टोरिकली अगर कंपेयर किया जाए तो वैल्यूएशन कंफर्ट है इस बैंक के साथ। इसके अलावा एसीसी मेरे मुताबिक डिक्लाइंस में बाय करना चाहिए, वैल्यूएशन कंफर्ट काफी अच्छा है। इसके अलावा आईटीसी एक अच्छा स्टॉक है जो काफी करेक्ट भी कर चुका है, और अगेन वैल्यूएशन कंफर्ट है, डिफेंसिव सेक्टर भी है, जो कार प्ले भी है। तो ये 2-3 है, बाकी इसके अलावा और भी हैं जिनको आप लार्ज कैप या जो थोड़े डिफेंसिव सेक्टर्स हैं उनमें आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट ओवरऑल आई वुड स्टिल से कि बहुत ज्यादा जल्दी ना करें, अपनी लिक्विडिटी को धीरे करके ही डिप्लॉय करें, क्योंकि मेरे मुताबिक वोलेटाइल डेज अभी आने और भी हैं और काफी कुछ समय लगेगा ये पूरा मार्केट को सेटल होने में। क्या आप सलाह देंगे, मान लीजिए कोई सरप्राइज अगर आते हैं पॉजिटिव साइड पर, तो क्या चूंकि 5 दिन से कमजोर हो रहा है शेयर, एंट्री का मौका खोजना चाहिए? देखिए, मेरे मुताबिक एक्सिस बैंक क्लियरली आउट परफॉर्मर है और ये आउट परफॉर्मर रहेगा आगे चलकर। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन थोड़ा लंबा है, एटलीस्ट
साल भर का है, तो डेफिनेटली ये बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स हैं और इनमें अगर किसी वजह से गिरावट और आता है तो वो और भी अच्छा है। तो मेरे मुताबिक तो एक्यूमुलेशन लेवल है एक्सिस बैंक का फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, एंड बैंक डेफिनेटली इसका टर्न अराउंड स्टोरी बहुत अच्छा है और बहुत अब अच्छे से इसका जो कारोबार है वो बढ़ा है अंडर द न्यू मैनेजमेंट लास्ट फ्यू इयर्स में। और अब जो सारे जो पास्ट लेगेसी थी इनकी एनपीएस की वो काफी क्लियर हो गई है, तो यहाँ से जो ट्रेजेक्टरी काफी साफ दिख रही है और मेरे मुताबिक आउट परफॉर्मर रहना चाहिए बैंक को आगे चल के भी, और लॉन्ग टर्म नजरिए से एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट मिल रहा है एक्सिस बैंक। और अपना टेक बता देंगे स्टील कंपनीज पे। मैं ओवरऑल पूछना चाहता हूँ, कोई आपको पसंदीदा स्टील कंपनी हो तो भी बता दीजिए। अगर आपको लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा खबर से और प्राइसिंग ही सब कुछ है तो आप छोड़ भी सकते हैं, मतलब आप नहीं भी बताएंगे तो काम हो जाएगा। नहीं, मेरे मुताबिक स्टील कंपनीज में सिलेक्टिवली आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मुताबिक रिलेटिवली ये बेटर सेक्टर रहेगा। और मेरे मुताबिक अगर एक स्टॉक जो अभी आप खा भी रहे हो जिंदल स्टेनलेस, दैट आई थिंक अगर एक स्टॉक लेना हो तो जिंदल स्टेनलेस मेरे मुताबिक काफी अच्छा लग रहा है और मेरे मुताबिक यहाँ से एक अच्छा रिटर्न देने की काफी क्षमता रखता है। ठीक है, डन। और इस बीच अब अपने पॉइंट आपने रख ही दिया, लेकिन मेरी इनफैक्ट थोड़ा अच्छा बिल्टअप आपको मेटल काउंटर्स में तो आज दिख रहा है। एनएमडीसी जैसे काउंटर्स में अच्छी मूव थी पीछे और बीच में थोड़े ब्रीदर के लिए रुके ये स्टॉक्स, लेकिन अब फिर चलना शुरू हो गए। क्या एनएमडीसी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक हो सकता है यहाँ से, कुणाल? वेल एनएनबीसी की बात करते हैं, जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 152 के अराउंड है। एंड अगर मैं लेवल की बात करूँ काफी अच्छे सपोर्ट पे है, क्योंकि पहले स्टॉक ने देखने जाए तो थर्ड को स्टॉक ने एक हाई बनाया था 149.90 यानी कि 150, और अभी स्टॉक देखने जाए तो पिछले 2 दिन से 150 के लेवल का ही सपोर्ट ले रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर स्टॉक में बाउंस बैक आ सकता है तो 150 के सपोर्ट से ही आना चाहिए। अगर 150 अगर होल्ड नहीं करता है तो वन वे स्टॉक नीचे 140 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि स्टॉक में यहाँ से पोजीशन बनानी चाहिए। 150 का हम यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे एक एसएल मेंटेन करेंगे। टारगेट की बात करें तो टारगेट में मुझे ऊपर में 164 का पहला टारगेट दिख रहा है। अगर 164 ब्रेक होता है तो ऊपर में 168 तक की भी लेवल स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो 150 के एसएल के साथ यहाँ पे एनएमडीसी लॉन्ग करके चलना चाहिए। ऐसी बाजार दिख रहा है, वैसे भी आपको स्टॉप लॉस तो जरूर ही लगा के रखने चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन आप क्या मार्केट पे रीड कर रहे हैं, बाजार तो और वीक दिख रहा है। आप यहाँ से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या लेंगे? देखिए वैसे बिल्कुल मार्केट में जो हायर लेवल्स पे 19,200 के करीब जो सपोर्ट था अभी वो रेजिस्टेंस बन चुका है, और इसी वजह से हमने बार बार वहां पे एक हार्ड हिटिंग्स देखी है। बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि मार्केट काफी ओवरसोल्ड भी है, और अगर आज वापस अगर ग्लोबल क्यूज अगर पॉजिटिव रहे तो हमें लगता है फिर कल की ओपनिंग काफी अच्छी गैप अप हो सकती है। तो इतने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल्स पे मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म व्यू के साथ किसी कंपनी में कुछ लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं, जैसे कि जीएनएफसी। यहाँ पे हमें लगता है कि एक लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। 647 648 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक तेजी बनेगी, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बीबीटीसी जो तकरीबन ट्रेड कर रहा है कुछ 1415 के करीब, ये स्टॉक मुझे लगता है कि 1500 1550 के लेवल्स दिखा सकता है। तो इसे लॉन्ग करें और स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे 1350।